नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला है जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़। 1.33 लाख करोड़ था फरवरी 2022 में। नई दिल्ली। घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी और महंगी वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च बढ़ने से इस फरवरी में जीएसटी संग्रह पिछले साल की तुलना में 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ से अधिक रहा। इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जीएसटी 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ उपकर से अब तक की सबसे ज्यादा कमाई। घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी और महंगी वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च बढ़ने का दिखा असर। इसमें दिया है आर्थिक गतिविधियों में तेजी और महंगी वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च बढ़ने से जीएसटी संग्रह फरवरी 2023 में 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया। हालांकि यह जनवरी 2023 के 1.58 लाख करोड़ के दूसरे सबसे ज्यादा संग्रह से कम। अप्रैल 2022 में सरकार को जीएसटी के जरिए 1.68 लाख करोड़ रुपए की अब तक की सर्वाधिक कमाई हुई थी। फरवरी 2022 में यह 1.33 लाख करोड़ था। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने के कुल 1,49,577 करोड़ के जीएसटी संग्रह में उपकर का हिस्सा 11,931 करोड़ रुपए रहा। यह जीएसटी लागू होने के बाद में सर्वाधिक है। इसके अलावा कुल संग्रह में केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी का योगदान 27,662 करोड़ रहा। राज्य जीएसटी एसजीएसटी की हिस्सेदारी 34,915 करोड़ और एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी की 75,069 करोड़ रुपए रही। आईजीएसटी में वस्तुओं के आय से जुटाए गए 35,689 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। 11,931 करोड़ रुपए के उपकर संग्रह में वस्तुओं के आयात से मिले 792 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसमें 11,931 करोड़ रुपए का योगदान रहा। उपकर का कुल संग्रह में 27,662 करोड़ सीजीएसटी का हिस्सा इसमें, 34,915 करोड़ एसजीएसटी का हिस्सा है और 75,069 करोड़ आईजीएसटी का हिस्सा इसमें है। और राज्यवार कमाई जो जीएसटी से, उसमें उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट पोजीशन है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वो उत्तर प्रदेश की कमाई हुई है 7,431 करोड़ की। हरियाणा दूसरे स्थान पर है 7,310 करोड़ के साथ। दिल्ली 4,769 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश 3,235 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर। इसके बाद पंजाब है 1,651 करोड़, उत्तराखंड 1,405 करोड़, हिमाचल प्रदेश 691 करोड़, जम्मू कश्मीर 434 करोड़ और चंडीगढ़ 188 करोड़। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,349 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली गई। यानी राज्यों में सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र का स्थान है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,349 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली गई। फरवरी आमतौर पर 28 दिन का महीना होता है। इस दौरान जीएसटी संग्रह अपेक्षाकृत कम होता है। हालांकि फरवरी सहित लगातार 12 महीनों तक मासिक जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय का यह आंकड़ा है। अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत इसमें यह बताया गया है। केपीएमजी इंडिया में प्रत्यक्ष कर के जानकार अभिषेक जैन ने कहा, जीएसटी संग्रह के आंकड़े घरेलू बाजार में बढ़ती आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि ने कहा, सभी बड़े राज्यों ने पिछले साल से 10 से 24% के बीच वृद्धि दर्ज की। यह बताता है कि आर्थिक विकास और अनुपालन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के नतीजे दिख रहे हैं। और इसमें आगे है, घरेलू लेनदेन से 15% ज्यादा राजस्व। फरवरी में घरेलू लेनदेन सेवाओं के आयात सहित से प्राप्त राजस्व 15% अधिक रहा है। माल के आयात से हुई कमाई फरवरी 2022 में 6% अधिक रही। विनिर्माण गतिविधियां वृद्धि दर 4 महीने में सबसे धीमी। अगली महत्वपूर्ण खबर है, भारत मोबाइल डाटा स्पीड में रूस अर्जेंटीना से आगे। 3 साल के 5G का लक्ष्य 6 माह में पूरा। 49वें पायदान पर पहुंचा भारत 69वें स्थान से उछलकर। इसको डिटेल में देखते हैं। भारत में मोबाइल डाटा की डाउनलोड रफ्तार 115% बढ़ गई है। पिछले साल सितंबर में 13.87 Mbps थी, जो जनवरी में 29.85 Mbps रही। अब भारत G20 देशों जैसे रूस, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से आगे निकल गया है। उकला की रिपोर्ट के मुताबिक, ये इंपॉर्टेंट है, उकला की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5G रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। जनवरी 2023 में भारत 69वें पायदान पर था, लेकिन अब 5G की वजह से भारत 49वें स्थान पर पहुंच गया है। सितंबर 2022 में यह 118वें स्थान पर था। रिपोर्ट में बताया गया, जनवरी 2023 में जियो 5G सेवा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को हिमाचल प्रदेश में 246.49 Mbps की औसत डाउनलोड की गति मिली। वहीं कोलकाता में 506.25 Mbps तक की रफ्तार दर्ज की गई। एयरटेल 5G ग्राहकों को कोलकाता में 78.13 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड और दिल्ली में 268.89 Mbps की रफ्तार मिल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार औसत 5G डाउनलोड गति 512.57 Mbps गुजरात और 19.23 Mbps उत्तर प्रदेश पश्चिम के बीच रही। अगली महत्वपूर्ण खबर है, जडेजा ने पूरे किए 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेट। रविंद्र जडेजा ने हेड का विकेट लेने के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए। वह ऐसा करने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। इसको देखते हैं। 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज पहली पोजीशन पर आप अनिल कुंबले हैं। इन्होंने 401 मैच में 753 विकेट लिए हैं 30.06 की औसत से। दूसरे पर हरभजन सिंह, तीसरे पर कपिल देव हैं, चौथे पर अश्विन है, 5वें पर जहीर खान है, 6वें पर जय श्रीनाथ है और 7वें पर रविंद्र जडेजा हैं। जिसमें रविंद्र जडेजा ने 298 मैच खेले हैं, 503 विकेट लिए 29.32 की औसत से। और खेलने वालों में अश्विन हैं, जिन्होंने 269 मैचों में 686 विकेट अब तक लिए हैं 26.05 की औसत से। अगली महत्वपूर्ण खबर संपादकीय से जुड़ा है।
आईएस के 7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाकर आतंकवाद के खिलाफ ठोस संदेश दिया है। सजा और संदेश में इसमें दिया है, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने तथा विस्फोट और हथियार जमा करने आदि के जुर्म में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने आईएस खुरासान मॉड्यूल के 7 आतंकवादियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा देकर आतंकवाद के खिलाफ सख्ती का कठोर संदेश दिया है। इन आतंकवादियों पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बम विस्फोट की कोशिश करने, दशहरे की रैलियों में बम रखने तथा भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में विस्फोट करने, जिनमें 10 लोग घायल हो गए थे, आरोप सिद्ध हो चुके हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर यूपी स्पेशल से है संपादकीय में। क्या दक्षिण को उत्तर दे पाएगा उत्तर प्रदेश? क्या दक्षिण को उत्तर दे पाएगा उत्तर प्रदेश? ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि निवेश की बड़े वादे धरातल पर उतरने में समय लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का निवेश महाकुंभ उद्योग धंधों के स्वागत की एक गंभीर कोशिश दर्शाकर संपन्न हुआ है। इसने पहली बार ये उम्मीद जगाई कि उत्तरी राज्य खुशहाली के मोर्चे पर दक्षिणी राज्यों को टक्कर दे पाएंगे। ये जो लेखक हैं संजय अभिज्ञान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है इसको संक्षेप में देखते हैं। पिछले 3 दशकों में दक्षिणी राज्यों की आर्थिक बेहतरी का सिक्का इस कदर जमा है कि यह सवाल ही बेमानी हो चला था कि आखिर कब जाकर उत्तर भारत के राज्य आर्थिक विकास में दक्षिण भारत का मुकाबला करने की स्थिति में आ पाएंगे। और आज जब उत्तर प्रदेश 33.5 लाख करोड़ रुपए के ताजा निवेश वादों के पहाड़ पर बैठकर सुस्ता रहा है, क्या हम इस सवाल को उठा सकते हैं? किसी भी प्रबुद्ध उत्तर भारतीय की अस्मिता को एक पवित्र चुनौती देने वाला यह सवाल सिर्फ अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मगर इस पर आने से पहले एक नज़र डालनी होगी कि दक्षिण बनाम उत्तर की यह बहस आखिर कब और कैसे पनपी और हाल ही में इसमें कौन सा नया मोड़ आ गया। भारत राष्ट्र राज्य के इतिहास की यह सत्य कथा है। 75 साल पहले आज़ादी मिलने के समय तो सभी राज्य कमोबेश एक जैसे ही पिछड़े और साधन सीमित थे, मगर 70 के दशक के आरंभ में दक्षिणी राज्यों के आर्थिक सामाजिक सूचकांक सुधरते चले गए। शिशु मृत्यु दर, जच्चा मृत्यु दर, जीवन संभावना, 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु दर, जन्म दर, कन्या भ्रूण हत्या, रोग प्रतिरोधक टीकाकरण की दर, प्रति व्यक्ति आय, प्राथमिक स्कूलों में दाखिले की दर, लगभग हर पैमाने पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक संभलते हुए शिशु मृत्यु दर का केरल का आंकड़ा 6 से 7 के दायरे में है, जो अमेरिका से टक्कर लेता है। मगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का आंकड़ा आज भी चिंताजनक है और अफगानिस्तान, सूडान, नाइजर जैसे देशों के समकक्ष हैं। केरल की अगुवाई में दक्षिणी जनसंख्या नियंत्रण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। वर्ष 1971 में केरल और राजस्थान की आबादी करीब बराबर थी। आज राजस्थान की आबादी केरल से दुगनी है। इसी बीच बंगलुरु की पहचान भारत की सिलिकॉन वैली बन गई है। हैदराबाद साइबराबाद हो गया है। केरल साक्षरता का रोल मॉडल बनकर उभरा है। तमिलनाडु स्कूलों में मिड डे मील जैसी स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना और देखते ही देखते उसने स्कूली दाखिलों के इजाफे में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देशों या अंचलों की आर्थिक तुलना कोई पाप नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्र के नींव में जैसे ही जिज्ञासा है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल 1776 में लिखी गई अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ की कालजयी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके कोई 2 सदी बाद भी जीएनपी की अवधारणा को जन्म देने वाले नोबेल विजेता अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स भी विभिन्न देशों की आय का तुलनात्मक अध्ययन ही कर रहे थे। लिहाजा यदि दक्षिण भारत के डाटा वैज्ञानिक नीलकांतन आरएस ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडियाज ग्रेट डिवाइडेड में उत्तर के मुकाबले दक्षिण भारत को अधिक खुशहाल साबित किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो पुस्तक है, प्रकाशित पुस्तक जो अभी हाल में प्रकाशित है, साउथ वर्सेज नॉर्थ इंडियाज ग्रेट डिवाइडेड, ये जो है दक्षिण भारत के वैज्ञानिक जो आपके हैं नीलकांतन आरएस, यह पुस्तक है। आखिर कुछ वर्ष पहले अर्थशास्त्र के 2 दिग्गज अमर सेन और जगदीश भगवती भी तो क्रमशः केरल और गुजरात को आमने सामने रखकर बहुचर्चित सेन भगवती डिबेट को आकार दे रहे थे। जगदीश भगवती जहां गुजरात मॉडल की तर्ज पर सामाजिक न्याय के बजाय तेज आर्थिक विकास को वरीयता देने का तर्क दे रहे थे, अमर सेन केरल की मिसाल देकर कह रहे थे कि तेज आर्थिक विकास नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और वरीयता देकर सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखने की नीति से ही सच्चा विकास होता है। बहरहाल इस पूरी बहस में नया मोड़ यह है कि उत्तर भारत को पिछड़ा बताने की सात्विक अर्थशास्त्रीय बहस अब दुराग्रहों की तरफ जा रही है। मसलन साउथ वर्सेस नॉर्थ के लेखक नीलकांतन कहते हैं कि दक्षिण राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिल रही है। आरोप है कि चूंकि 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों को धनराशि आवंटित करने का आधार बनाया, कम आबादी वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को कम केंद्रीय संसाधन मिल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश औसत आर्थिक सूचकांकों के बावजूद महज आबादी के अनुपात की बदौलत ज्यादा केंद्रीय संसाधनों का कब्जा कर रहा है। आरोप यह है कि जीएसटी व्यवस्था के कारण दक्षिण राज्यों की हैसियत नगर पालिकाओं जैसी हो गई। यह आशंका विचारी गई कि परिसीमन आयोग की आगामी कार्रवाई से अपेक्षाकृत कम आबादी होने के कारण दक्षिणी राज्यों की संसदीय व विधानसभा सीटें भी कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर आरोप है कि केरल सरीखे कक्षा में अव्वल रहने वाले छात्रों को तो सजा मिल रही है और यूपी राजस्थान से फिसड्डी राज्यों को इनाम दिए जा रहे हैं। दक्षिण बनाम उत्तर के इस वैचारिक समुद्र मंथन से निकले विषामृत को गंभीरता से देखना समझना चाहिए। बहस बताती है कि 70 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे को तरजीह की रणनीति से दक्षिण की नींव को मजबूत किया गया। एक तर्क यह है कि 1 सदी पहले पेरियार जैसे महानायकों के नेतृत्व में आरंभ हुई द्रविड़ आंदोलन से उपजी जागरूकता ने 60 के दशक में निम्न मध्यम वर्ग को शिक्षित बनाकर क्षेत्रीय विकास की पूर्व पीठिका तैयार की, जबकि उत्तर भारत में अंबेडकर लोहिया के दर्शन को राजनीतिक यथार्थ में उतारने वाला राजनीतिक आंदोलनों के कुछ विलंब से आकार लिया। तर्क यह है कि दक्षिण के राजनीतिक जनमानस पर हावी शिक्षा, स्वास्थ्य के ठोस आग्रहों की तुलना में उत्तर भारत की राजनीतिक सामाजिक चेतना पर मंडल कमंडल के भावनात्मक आग्रहों के भावी होने का अंतर बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में मूल सवाल पर लौटना होगा कि क्या निवेश का नया चुंबक प्रदेश बनकर उभरा उत्तर प्रदेश दक्षिण
मदद करने को तैयार है? क्या वह फिसड्डी या बीमारों का ठप्पा मिटाने के निर्णायक मुकाम पर आ गया है? क्या बीते पखवाड़े लखनऊ में योगी सरकार के अफसर शाहों के हाथों में थमाए गए 18,643 निवेश आशय पत्र कागज पर पुलिंदा मात्र हैं, या वाकई में धरातल पर उतर कर करोड़ों गरीबों को रोजगार देंगे? पिछले रिकॉर्ड तो एमओयू के आंकड़ों को संशय में देखने की सलाह देता है, लेकिन वादों को वफा होते भी देखा गया है। और देश विदेश में यूपी सरकार ने रोड शो के आयोजन से जिस तरह पापड़ बेले हैं, उससे प्रयासों का ईमानदारी तो झलक ही रही है। मगर उत्तर प्रदेश के दक्षिण का एक सबक स्पष्ट है, जन शिक्षा और जन स्वास्थ्य को केंद्र में रखने वाला समावेशन विकास सुनिश्चित किए बगैर ये निवेश परियोजनाएं सार्थक नहीं होंगी। अगली महत्वपूर्ण खबर है, योगी के नाम दर्ज हुआ सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। योगी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 साल 347 दिन से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। योगी से पहले कांग्रेस शासन में डॉक्टर शंकुरानंद 5 साल 345 दिन लगातार मुख्यमंत्री रहे। भाजपा सरकार में लगातार 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी योगी के नाम दर्ज है। योगी की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है। उनसे पहले नारायण दत्त तिवारी थे, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दोबारा सरकार बनी थी। 25 मार्च 2022 को जब योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। एनडी तिवारी ने 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं उत्तराखंड बनने के बाद देखा जाए तो योगी प्रदेश की पहले सीएम है जो लगातार दूसरी बार सीएम बने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 वर्ष 4 दिन और बसपा सुप्रीमो मायावती 4 वर्ष 307 दिन तक लगातार यूपी के मुख्यमंत्री रही हैं। पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी 3 वर्ष 257 दिन तक ही लगातार यूपी के सीएम रहे। अगली महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधी विज्ञापन संख्या A1E1 2023 है। सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2023 संक्षिप्त विज्ञापन दिया है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जो है 3 मार्च 2023 आयोग की वेबसाइट यानी इतना पर उपलब्ध होगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, सारा चीज में दिया रहेगा। इसमें दिया है रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या 173 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। शैक्षिक अर्हता इसमें जो दिया, जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 10 शैक्षिक अर्हता दिया गया है। आयु सीमा यह दी हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका यह है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3 मार्च से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 3 अप्रैल 2023 तक रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 6 अप्रैल 2023 तक है। यह विज्ञापन कल यानी 1 मार्च 2023 को जारी कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।